डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 की थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक है कन्फॉर्मेबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कब मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अब इसके लिए हम टू मैट्रिसेस को कंसिडर करते हैं। तो लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस। अब ए बी का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा? तो ए मल्टीप्लाई बी तभी पॉसिबल होगा अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के रोज के बराबर हो। तो इसका मतलब ये है कि द नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू the number of rows in matrix B। यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स A है और सेकंड मैट्रिक्स B है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स को हम देखेंगे और सेकंड मैट्रिक्स के रोज को हम देखेंगे। अब इसको एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। अगर A और B दो मैट्रिसेस हैं, A का ऑर्डर है m/p, यानी ए मैट्रिक्स में m रोज है और p नंबर ऑफ कॉलम्स है, और b मैट्रिक्स में p नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम्स है। अब फर्स्ट मैट्रिक्स में हम p को देखेंगे, यानी कॉलम्स को देखेंगे, और सेकंड मैट्रिक्स में हम रोज को देखेंगे। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद p है और बी मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद p है। तो ये दोनों सेम है, यानी बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ आप बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर पॉसिबल है। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ए बी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो तो एक ही होगा, क्योंकि दो मैट्रिक्स को अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आंसर में एक ही मैट्रिक्स आएगा। तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो वो भी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। उसका ऑर्डर होगा m/n। तो m/n रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। अब हम बी ए चेक करते हैं, यानी बी मैट्रिक्स के साथ ए मल्टीप्लाई हो सकता है। तो हमने पहले बी को लिखा और फिर ए को लिखा। तो बी का ऑर्डर हमने लिखा है p/n और ए का ऑर्डर है m/p, यानी बी मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद p है और कॉलम्स की तादाद n है, और ए मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद m है और कॉलम्स की तादाद p है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट मैट्रिक्स यानी बी में कॉलम्स की तादाद n है और यहाँ पर रोज़ की तादाद मैट्रिक्स ए में m है, यानी दूसरे मैट्रिक्स में। तो ये तो दोनों n और m बराबर नहीं है, n इज़ नॉट इक्वल टू m। तो इसलिए b के साथ आप a मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब कन्फॉर्मेबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पर कुछ एग्जांपल करते हैं, तो इससे आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 8 को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो बेटा ज़रा गौर से सुनिएगा। सपोज A इज़ अ 3/4 मैट्रिक्स। हमारे पास A मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/4। अब यहाँ पर इस मैट्रिक्स में 3 रोज़ है और 4 कॉलम्स है। B इज़ अ 4/2 मैट्रिक्स। B एक और मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 4/2, यानी 4 रोज़ और 2 कॉलम्स। एंड C इज़ अ 4/3 मैट्रिक्स। C एक और मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 4/3, तो 4 रोज़ है और 3 कॉलम्स है। अब यहाँ पर ये कहा गया है देन ए बी इज़ डिफाइंड एंड इट इज़ अ 3/2 मैट्रिक्स। ए बी डिफाइन होगा, मतलब ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर 3/2 होगा। अब इसको समझते हैं। ए बी, तो ए और बी, पहले ए का ऑर्डर लिखते हैं 3/4 है और बी का ऑर्डर है 4/2। अब यहाँ पर देखें
तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस तब ही पॉसिबल होगा या टू मैट्रिसेस तब ही मल्टीप्लाई होंगे अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ बराबर हो। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद 3 है और कॉलम्स की तादाद 4 है। अब सेकंड मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद 4 है और कॉलम्स की तादाद 2 है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ तो बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि ए के साथ आप बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ए बी जब मल्टीप्लाई होगा तो उससे एक ही मैट्रिक्स आंसर में आएगा और उसका ऑर्डर होगा 3/2। तो इसका मतलब यही था कि ए बी डिफाइन है, ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और जो रिजल्टेड मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा 3/2। अब इसको समझते हैं। ए सी इज़ डिफाइंड, ए सी का मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है एंड इट इज़ अ 3/3 मैट्रिक्स और जो रिजल्टेड मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 3/3। अब ए सी को लिखते हैं ए और सी। तो ए का ऑर्डर है 3/4 और सी का ऑर्डर है 4/3। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स को देख ले और सेकंड मैट्रिक्स के रोज को देख ले तो ये तो दोनों बराबर है। तो मतलब ये है कि ए के साथ आप सी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा 3/3। मतलब ए सी एक ही मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर होगा 3/3। ए सी इज डिफाइंड एंड इट इज़ अ 3/3 मैट्रिक्स। 3/3 मैट्रिक्स को आप 3 स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, इसका मतलब सेम ही है। सी ए इज आल्सो डिफाइंड एंड इट इज़ अ 4/4 मैट्रिक्स। सी ए भी डिफाइंड होगा तो सी ए को देखते हैं सी ए। अब सी का ऑर्डर क्या है 4/3 और ए का ऑर्डर क्या है 3/4। तो सी मैट्रिक्स में 4 रोज है और 3 कॉलम्स है और ए मैट्रिक्स में 3 रोज है और 4 कॉलम्स है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद सेकंड मैट्रिक्स की रोज की तादाद की बराबर है। तो इसका मतलब यह है कि आप सी ए को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी सी के साथ आप ए को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा 4/4। यानी सी ए के मल्टीप्लिकेशन से एक ही मैट्रिक्स आएगा और उसका ऑर्डर होगा 4/4। तो सी ए इज ऑल्सो डिफाइंड एंड इट इज़ अ 4/4 मैट्रिक्स। अब बी ए, सी बी एंड बी सी आर अनडिफाइंड। मतलब बी के साथ आप ए को, सी के साथ बी को और बी के साथ सी को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये अनडिफाइंड है। अब इसकी वजह हम देखते हैं कि क्यों हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो बी ए को पहले लिखते हैं, तो बी और ए। अब बी का ऑर्डर देख ले 4/2 है और ए का ऑर्डर देख ले वो है 3/4। अब यहाँ पर देखें बी मैट्रिक्स में रोज की तादाद 4 है और कॉलम्स की तादाद 2 है। ए मैट्रिक्स में रोज की तादाद 3 है और कॉलम्स की तादाद 4 है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के रोज के बराबर नहीं है, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3। तो आप बी के साथ ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए बी ए अनडिफाइंड है। अब सी बी को देखते हैं, तो सी बी, सी का ऑर्डर देख ले 4/3 है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर देख ले वो है 4/2। अब यहाँ पर देखें सी मैट्रिक्स में रोज की तादाद 4 है और कॉलम्स की तादाद 3 है। बी मैट्रिक्स में रोज की तादाद 4 है और कॉलम्स की तादाद 2 है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के रोज के बराबर नहीं है, यानी 3 इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो इसलिए सी बी अनडिफाइंड है, सी के साथ आप बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब लास्ट वाला देखते हैं बी सी। अब बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4/2 और सी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4/3। अब फर्स्ट मैट्रिक्स में यानी बी मैट्रिक्स में रोज की तादाद 4 है और कॉलम्स की तादाद 2 है और सी मैट्रिक्स में रोज की तादाद 4 है और कॉलम्स की तादाद 3 है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के रोज के बराबर नहीं है, यानी 2 इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बी मैट्रिक्स के साथ आप सी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो बी सी अनडिफाइंड है। एग्जाम्पल नंबर 9, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 2 3 1 4 एंड बी इज़ इक्वल टू 3 5, देन फर्स्ट नंबर पार्ट है इसमें
Is it possible to find both AB and BA? एंड सेकंड नंबर पार्ट है फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट। इस एग्जांपल का मतलब ये है कि अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हो तो आया ये मुमकिन है कि हम ए के साथ बी को मल्टीप्लाई कर लें और बी के साथ ए को मल्टीप्लाई कर लें। अगर दोनों में से कोई भी मुमकिन हो तो फिर फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट। आपने फिर जो पॉसिबल प्रोडक्ट है, पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन है, आपने वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। ए मैट्रिक्स है 2 3 1 4, बी मैट्रिक्स है 3 5। ए और बी यहाँ पर लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लें तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है यहाँ पर 2 रोज है और 2 कॉलम्स, तो 2 बाय 2। और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है यहाँ पर 2 रोज है और 1 कॉलम है, तो 2 बाय 1। अब यहाँ पर इसको देखते हैं ए बी, तो ए बी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने उस कंडीशन को देखना है जो हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ा था। उसमें ये था कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के रोज इक्वल हो तो आप फिर दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के रोज इक्वल है, तो ए के साथ हम बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है ए बी, उससे उसका ऑर्डर होगा 2 बाय 1। अब बी ए को देखते हैं, बी ए, तो पहले बी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं 2 बाय 1 है और फिर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 बाय 2। अब यहाँ पर ये रोज़ है और ये कॉलम्स है, ये रोज़ है और ये कॉलम्स है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ ये इक्वल नहीं है, तो बी के साथ हम ए को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो बी ए पॉसिबल नहीं है। अब फर्स्ट जो पार्ट है उसका आंसर हम यहाँ पर देते हैं। इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड बोथ ए बी एंड बी ई? सो आंसर है नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल to find both AB and BA। अब कौन सा वाला पॉसिबल है? तो AB सिर्फ पॉसिबल है, ओनली AB इज पॉसिबल। अब सेकंड पार्ट में हमने पॉसिबल प्रोडक्ट को फाइंड करना है, तो ए बी चूँकि पॉसिबल है तो हम ए बी का प्रोडक्ट या ए बी का मल्टीप्लिकेशन हम फाइंड करेंगे। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 1 4 और बी मैट्रिक्स की वैल्यू है 3 5। अब मल्टीप्लिकेशन का तरीक़ाकार ये है कि आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम इस तरह मौजूद हो तो फिर आपने उस वक्त तक फर्स्ट रो को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है जब तक कॉलम ख़त्म ना हो। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही कॉलम है, तो बस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब तरीक़ाकार ये होगा कि आपने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 के साथ हम 3 को और बीच में प्लस लिखेंगे, इस तरह 3 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब चूँकि और कॉलम्स तो नहीं है तो फर्स्ट रो का नंबर ख़त्म हो गया, अब सेकंड रो की बारी है, तो सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, तो 1 को 3 के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ और बीच में प्लस, तो 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 3 ज़ा 6 आता है, 3 5 ज़ा 15, बीच में प्लस है, 1 3 ज़ा 3 और 4 5 ज़ा 20, बीच में प्लस। अब 6 + 15 से आता है 21 और 20 + 3 से आता है 23, तो ए भी हमने फाइंड कर लिया है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है बेटा? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा क्लास 5th और 6th में,
जिस तरह आप क्लास 5th या 6th में पढ़ते थे कि 6 मल्टीप्लाई 7 इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 6। मतलब ये है कि अगर आप 6 के साथ 7 को मल्टीप्लाई कर ले और फिर इसके प्लेसेस को चेंज कर ले और फिर इसको मल्टीप्लाई कर ले तो इससे रिज़ल्ट सेम आएगा। तो इसको हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। लेकिन ये नंबर्स में था, अभी हम इस लॉ को मैट्रिसेस के लिए पढ़ेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता, मतलब ये यहाँ पर ठीक नहीं है। आम तौर पर कुछ ख़ास केसेस में ये ठीक होता है, लेकिन आम तौर पर ये अप्लाई नहीं होता मैट्रिसेस में। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम ए और बी टू मैट्रिसेस लेते हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए के साथ हम बी को मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह हम बी के साथ ए को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे जो रिज़ल्ट आएगा और इससे जो रिज़ल्ट आएगा वो इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस in general does not hold। अब इस पर एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, लेट a इज इक्वल टू 6 3 2 5, b इज इक्वल टू -3 2 1 5, डिटरमाइन वेदर ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो इस एग्जाम्पल में हमें दो मैट्रिसेस गिवन है और हमने ये बताना है कि आया ए बी और बी ए इक्वल होगा, यानी ए मैट्रिक्स के साथ जब हम बी को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बी मैट्रिक्स के साथ जब हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिज़ल्ट सेम आएगा या नहीं। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 6 3 2 5 और बी मैट्रिक्स है -3 2 1 5। अब ये असल में कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है, तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये वेरीफाई होगा या नहीं। तो पहले हम कम्यूटेटिव लॉ का लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे और फिर राइट हैंड साइड और दोनों से रिज़ल्ट चेक करेंगे कि इन दोनों का रिज़ल्ट सेम है या नहीं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हम ए मल्टीप्लाई बी को लेंगे या ए बी। अब ए बी से रिज़ल्ट नंबर 1 फाइंड करेंगे, तो ए की वैल्यू है 6 3 2 5 और बी मैट्रिक्स की वैल्यू है -3 2 1 5। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका तो आसान है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें हम फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, बीच में प्लस और 3 मल्टीप्लाई 1। इस तरह 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5। अब सेकंड रो की बारी है, तो सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 मल्टीप्लाई -3 और फिर 5 मल्टीप्लाई 1। इस तरह 2 मल्टीप्लाई 2 और 5 मल्टीप्लाई 5। 6 मल्टीप्लाई 3 से आता है 18 और प्लस माइनस से माइनस, प्लस अपनी जगह और 3 1 = 3। 6 मल्टीप्लाई 2 से आता है 12 और 3 5 = 15, बीच में प्लस, प्लस माइनस से आता है माइनस और 2 3 = 6 प्लस 5 1 = 5, 2 2 = 4 और प्लस 5 5 = 25। अब 3 - 18 से आता है -15, 12 + 15 से आता है 27, 5 - 6 से आता है -1 और 4 + 25 से आता है 29। तो ये है रिज़ल्ट नंबर 1 जो कि लेफ़्ट हैंड साइड से आया। अब राइट हैंड साइड देखते हैं कि उससे क्या रिज़ल्ट आता है। तो राइट हैंड साइड हमारे साथ है बी मल्टीप्लाई ए या बी ए। अब बी ए का रिज़ल्ट फाइंड करते हैं, तो बी की वैल्यू है -3
2 1 5 और ए की वैल्यू है 6 3 2 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ। तो -3 के साथ 6 को प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, फिर -3 के साथ 3 को और 2 के साथ 5। अब सेकंड रो की बारी है तो सेकंड रो को भी फर्स्ट और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 के साथ 6 को, फिर 5 के साथ 2 और 1 के साथ 3 और 5 के साथ 5। अब 6 मल्टीप्लाई 3 से आता है 18, प्लस माइनस से यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है। 2 2 = 4, माइनस प्लस यहाँ पर प्लस है तो इससे आता है माइनस। 3 3 = 9, 2 5 = 10, बीच में प्लस अपनी जगह। 6 1 = 6, 5 2 = 10 और 1 3 = 3, 5 5 = 25। अब 4 - 18 से आता है -14, 10 - 9 से 1, 10 + 6 से 16 और 25 + 3 से आता है 28। ये है सेकंड नंबर रिजल्ट। अब फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट को ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। तो फर्स्ट का रिजल्ट है -15 27, -1 29 और सेकंड का रिजल्ट है -14 1, 16 28। तो फर्स्ट और सेकंड से रिजल्ट डिफरेंट आया। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रिजल्ट वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन बी ए के मल्टीप्लिकेशन के बराबर नहीं है। तो खुलासा ये है कि यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होल्ड नहीं करता इस एग्जांपल में। हेंस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन of matrices does not hold here. Example number 11, let A is equal to 1 2 3 4 and B is equal to 2 2 3 5, show that AB is equal to BA। इसमें भी हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को वेरीफाई करना है। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को वेरीफाई करने के लिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट फाइंड करेंगे और फिर राइट हैंड साइड का। अगर दोनों से रिजल्ट सेम आया तो इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर वेरीफाई होता है। और अगर सेम नहीं आया रिजल्ट, यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस वेरीफाई नहीं होता। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है ए बी, तो ए बी का रिजल्ट फाइंड करते हैं। ए की वैल्यू है 1 2 3 4 और बी की वैल्यू है 2 2 3 5। अब यहाँ पर हम फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम को। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकंड एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 के साथ 2 को, फिर प्लस 2 के साथ 3 को, फिर बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ दे, फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ। अब फर्स्ट रो की बारी ख़त्म हो गई, सेकंड रो की बारी है। तो सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 के साथ 2 को, फिर प्लस 4 के साथ 3 को, 3 के साथ 2 को और प्लस 4 के साथ 5 को। 2 1 = 2, 2 3 = 6, 1 2 = 2, 2 5 = 10, 3 2 = 6, 4 3 = 12, 3 2 = 6, 4 5 = 20। 2 + 6 से आता है 8, 2 + 10 से 12, 6 + 12 से आता है 18 और 6 + 20 से 26।
तो ये है फर्स्ट नंबर रिजल्ट। अब राइट हैंड साइड से रिजल्ट को फाइंड करते हैं। राइट हैंड साइड है बी ए, तो बी की वैल्यू है 2235 और ए की वैल्यू है 1234। फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम को, तो 2 × 1 प्लस 2 × 3। अब फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम को, तो 2 × 2 प्लस 2 × 4। अब सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम को, तो 3 × 1 प्लस 5 × 3। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 3 × 2 प्लस 5 × 4। 2 1 ज़ा 2 आता है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 5 4 ज़ा 20। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो 6 + 2 से आता है 8, 4 + 8 से 12, 3 + 15 से 18 और 6 + 20 से 26। तो ये है सेकंड नंबर रिज़ल्ट। फर्स्ट और सेकंड रिज़ल्ट को देख लीजिए, तो 8 12 18 26, 8 12 18 26, तो ये तो सेम आया। तो इसका मतलब ये है कि फ्रॉम 1 and 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इससे ये साबित हुआ कि ए बी इज इक्वल टू बी ए है। ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब जब ए बी बी ए के बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये है कि इस एग्जाम्पल में कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होल्ड करता है। हेंस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन of matrices holds here।